नमस्कार मित्रों। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम खुमान रासो का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए चलते हैं, खुमान रासो देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बापा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 में 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बापा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बापा, खुमान, मत्तट, भर्तृपट्ट सिंह खुमान दूसरा, महायक खुमान तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर 3 खुमाणों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। खुमान पहला विक्रम संवत 810 से 835 और खुमान दूसरा विक्रम संवत 870 से 900 और खुमान तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अल मामून विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों पर चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। अतएव यदि किसी खुमान से अल मामून की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अजातनामा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। आगे है बीसल देव रासो। तो नरपति नाल्य कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो गति लिखा हुआ है, वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया है: 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल्य रसायन भार भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है और 72 शब्द से 72 द्वादशोत्तर का रूपांतर है। अतः 1272 का अर्थ
द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठवदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिला लेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है। खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। खंड 3 में राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वी राजरासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम ना दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर गोरडी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, आचारज, कवि कालिदास जैसा पहले कह आए हैं। अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हासी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव चरित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल्ह के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसके स्वर पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रोपित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकई छई सूखता है, पाटन थी पाटन से, भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी।
बीसल देव रासो के बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर, चितय चित्त में, रणि रण में, प्रापिजई प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि इस विधि, ईसौ ऐसा, बाल हो बाल बाला का, इस प्रकार, नयर नगर, पसाऊ प्रसाद, पयोहर पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो, ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्योह्यत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। ये लाइन कुछ दी है, महल पलाणियो ताजदीन खुरसाणा चढ़ चालियो गोड़। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। राजपूताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ 19। अच्छा, यह नरपति नाल्य की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसल देव रासो के कुछ पद्य देखिए। परणावा चालियो बीसल राय, चौरास्या सहु लिया बुलाई, जान तणो साजति करऊ, जीरह रंगावली पह रज्जो टोप, हुअऊ पैसारऊ बीसल राव आबी सयल अंतेवरी राव, रूप अपूरब पेशियई, इसी अखी नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली राति, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उभो छई संभारियो राव, मोह सारीखा नहीं उर भुआल, मह्योधरी सांभर उगहई, चिहु दिस थान जैसलमेर। इसमें देखिए मित्रों क्या है कि पुस्तक पुरानी है तो कुछ शब्द भी वैसे हैं, तो कदाचित कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो अगर कोई और आपके पास पुस्तक है या और कहीं ये पंक्तियां मिलती हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं। इसमें जो समझ में आ रहा है उसको ही मैंने इसमें पढ़ने की कोशिश की। तो ब्याने सामंतों को और शब यान की बारात की, सब अंतःपुर खड़ा है घर में, है ना, ये कुछ शब्द रख दिए गए हैं लग करके। तो गरबी न बोलो हो सबरया राव, तो सरीखा घना और मुवाल, एक उड़ीसा को धनी बचन हमारी, तू मान जू मान, ज्यों थारे साभर उगहई, राजा उणवरी उगहई हीरा खान।
रे कुंवारी कहीं सुने। ये भाई पंक्तियाँ मैं नहीं देख रहा हूँ ज़्यादा, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत साफ समझ में नहीं आ रही हैं। आगे है आपका चंद बरदाई। चंद बरदाई का पृथ्वी राज राशि चंद बरदाई के बारे में दिया गया है अभी तो देख लेते हैं चंद बरदाई को। इनका जो समय है 1225 से विक्रम संवत 1225 से 1249 तक दिया है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि चंद्रवरदाई किस गोत्र के थे, तो हमें जानना चाहिए। मूल पुस्तक का यही लाभ है कि एक एक चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये जगात नामक गोत्र के थे। और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो पुस्तकें आ रही हैं या प्रश्नोत्तरी वाली जो पुस्तकें हैं उनमें क्या है, कई बार उत्तर जो है गलत की पुष्टि की गई होती है, तो हम भी वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इससे मूल पुस्तक का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा व्याकरण काव्य साहित्य स्वामी राजा तुम्हारे यहाँ क्यों परदेश में तेरे हैं भुला ढाला। बात से बात नहीं छिपाई जा सकती, आग का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे। जीव का जला नहीं पनपता, आकाशदीप जला गए। यदि वह धन्या या स्त्री अंग संभालकर तुरंत मिलती तो उस बाला का मान भंग होता और इसे परिभृता आलिंगन करता। राजा द्वार पर ही छंदशास्त्र ज्योतिष पुराण नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थीं सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथों में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूर्ण किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जल्हड़ हथ दई चल गज्जन नृपकाज रघुनायक चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्दर्य जिम पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंद उद्दर्यतिम। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज्य स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सुविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और आरणो राज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और
इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह माल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगता को लेकर पृथ्वीराज कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका सारा समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिया गया। पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वजह से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज की युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के सामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटना ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा, ये त्रुटि थी तो इधर काट दिया गया। तो चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना और 1122 में कन्नौज जाना और 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमार्दी देव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। तो इसके बाद का जो अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पृष्ठ संख्या 65 है और 65 के बाद 65 ही से हमें चलना है।
तो इसके बाद आगे का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।